ओके, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में जाना था कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है और इसकी खोज कैसे हुई। आनुवांशिक पदार्थ की खोज को जानने के बाद हमने यह माना कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है और डीएनए यदि आनुवांशिक पदार्थ है तो उसको प्रमाणित करने के लिए कौन कौन से प्रयोग किए गए। आपके सिलेबस में 3 प्रयोग मेंशन हैं और तीनों प्रयोग में से कोई एक प्रयोग ज़रूर पूछा जाएगा, जिसमें से 2 प्रयोग तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक आज हम पढ़ने वाले हैं और एक हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट आप पढ़ने वाले हो, क्योंकि ये लेसन जो है वो 8 नंबर का है और बहुत कम टॉपिक हैं और जितने भी टॉपिक हैं वो एक से बढ़कर एक जटिलतम की ओर है। अगर आप इसको सही से नहीं समझेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे ये गलत हो जाएगा और इसके नंबर आपके कट जाएंगे। तो बहुत समझदारी से इन क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करिएगा। आपके सिलेबस में डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ, इसको साबित करने के लिए या इसको प्रमाणित करने के लिए 3 प्रयोग दिए गए हैं, जिसमें से जो सबसे पहला प्रयोग है वो ग्रिफिथ का बैक्टीरिया रूपांतरण प्रयोग है और दूसरा जो प्रयोग है वो है एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी का प्रयोग और तीसरा जो प्रयोग है वो है हर्शे तथा सेज का प्रयोग। तो जो पहला और दूसरा प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको प्रमाणित करने के लिए इन प्रयोगों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ। यदि ऐसा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में, अगर आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे या अनसॉल्व पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, जिसका आंसर आपको ऐसा ही लिखना है जैसा मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इस कथन की व्याख्या करिए या इस तथ्य की व्याख्या करिए तथा वो मेंशन करेंगे कि कौन सा प्रयोग आपको दर्शाना है, ग्रिफिथ का प्रयोग या हर्शे एवं चेज का प्रयोग। तो उस प्रयोग को भी आपको दर्शाना होगा एग्ज़ाम में, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो कोशिका के केंद्रक की खोज के बाद यह माना जाने लगा कि आनुवंशिक पदार्थ जो है वो केंद्रक पर स्थित होता है। कोशिका के केंद्रक में जब गुणसूत्रों की खोज हो गई थी तो यह माने जाना लगा था कि जो केंद्रक हैं इन्हीं में जो आनुवंशिक पदार्थ है वह संचित होता है या उपस्थित होता है। आनुवंशिक पदार्थ की क्या विशेषताएं हैं, आनुवंशिक पदार्थ क्या है, ये आप बखूबी जान चुके हैं। गुणसूत्र जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं, जिनमें 40% न्यूक्लिक अम्ल और 60% प्रोटीन होते हैं। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रोटीन या अमीनो अम्ल में से कोई एक पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है। अर्थात जब 2 ही से गुणसूत्र बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है गुणसूत्र और न्यूक्लियो प्रोटीन में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक है प्रोटीन और दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल। तो जाहिर सी बात है दोनों पर शक जा सकता है कि हो सकता है दोनों में से कोई एक होगा। कुछ समय तक वैज्ञानिक प्रोटीन को आनुवंशिक पदार्थ मानते रहे, किंतु प्रोटीन में स्व-द्विगुणन की क्षमता नहीं होती, अर्थात ये खुद को मल्टीप्लाई करके अपनी कॉपियों को बना नहीं पाता है, इसलिए इसे नहीं माना गया। अतः यह आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं कर सकता है। फिर वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट किया कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन ना होकर न्यूक्लिक अम्ल होता है और हम जानते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए एवं आरएनए। इतनी बात आपको समझ आई कि हमने क्या जाना कि कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र की खोज होने के बाद यह माना जाने लगा कि आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र पर स्थित होता है। चूँकि गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं, जिनमें 40% न्यूक्लिक अम्ल और 60% प्रोटीन होते हैं, इस आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल में से कोई एक पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है। बहुत आसान शब्दों में हमने लिखा है, अदरवाइज एनसीईआरटी की बुक से अगर आप समझोगे तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। बहुत जटिलतम रूप में लिखा है, लेकिन हमने आसान शब्दों में लिख दिया है और आसान शब्दों में समझाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं जिससे कि ये बातें आपको एग्ज़ाम तक ज़रूर याद रहें। तो इस आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल में से कोई एक पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है। कुछ समय तक वैज्ञानिक प्रोटीन को आनुवंशिक पदार्थ मानते रहे, किंतु
प्रोटीन में स्व-द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है, अतः यह आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं कर सकता। फिर वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन ना होकर के न्यूक्लिक अम्ल होता है, और हम जानते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। इसलिए कुछ वायरसों को छोड़कर अन्य सभी जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, और डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ प्रमाणित करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कुछ प्रमुख प्रयोग निम्न हैं, जिनमें से हम 3 प्रयोगों को पढ़ेंगे, और इसमें से पहला और तीसरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रिफिथ का प्रयोग और हर्शे एवं चेज का प्रयोग बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इस बार एग्ज़ाम में आने की पूरी चांसेज या संभावनाएं बन रही हैं कि इस बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको हर्शे और चेज या ग्रिफिथ में से कोई एक देखने को मिल जाएगा। तो मेरी बातों को थोड़ा सीरियसली लेकर के इस क्वेश्चन को तो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद वाले पार्ट में हम बाकी जो 2 बचे प्रयोग हैं उनको भी समझेंगे। तो इन तीनों प्रयोगों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना छूटे। हेडिंग डालेंगे, डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ के पक्ष में प्रमाण। देखिए, अगर प्रमाण की बात करेंगे तो प्रमाण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रमाण होता है अप्रत्यक्ष प्रमाण, और एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। अप्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब यूं ही कह दी जाती हैं बातें, जबकि जब प्रत्यक्ष प्रमाण है तो उसमें क्या देना होता है, उसमें आपको प्रयोग करके सिद्ध करना होता है। यदि हम अप्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं तो इसमें कहा जा सकता है कि प्रत्येक कोशिका में उपस्थित केंद्रक उसकी आकार की, कार्य की तथा आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है, और यह प्रमाणित किया जा चुका है कि केंद्रक में डीएनए उपस्थित होता है। तो चूंकि जब केंद्रक इन सबको नियंत्रित करता है तो जाहिर सी बात है केंद्रक के अंदर डीएनए है, तो डीएनए इसमें ज़रूर भाग लेता होगा। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो हो सकता है कि डीएनए में रिप्लिकेशन की क्षमता होती है, अर्थात वो अपनी प्रतियों का निर्माण कर सकता है, और डीएनए में जो डीएनए का कई प्रतियां बन सकती हैं डीएनए की, साथ साथ में डीएनए में अनुलेखन और अनुवादन की क्षमता भी होती है, और डीएनए खुद को रिपेयर भी कर सकता है। तो ये सब बहुत सारे मतलब पॉइंट्स हैं जो इसको अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करते हैं कि डीएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन हम बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने आपको बताया है 3 प्रयोग पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रयोग जो है वो है ग्रिफिथ का बैक्टीरिया का रूपांतरण प्रयोग। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप टिक लगा लीजिएगा, डबल टिक, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। तो ग्रिफिथ ने सन 1920 में प्रमाणित किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। उन्होंने क्या किया था, बहुत बारीकी से इस प्रयोग को समझिएगा। उन्होंने निमोनिया रोग के बैक्टीरिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी के 2 विभेदों या 2 स्ट्रेनों का पता लगाया, जिसमें से जो पहला स्ट्रेन था वो था उग्र विभेद या वैरुलेंट स्ट्रेन, जिसको यस स्ट्रेन बोला गया। इस स्ट्रेन से जो बैक्टीरिया है उसमें निमोनिया रोग हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है। दूसरा था अनुग्र विभेद। दूसरा क्या है, अनुग्र विभेद अर्थात नॉन वायरुलेंट, इसको आर स्ट्रेन बोला गया। क्लियर है। इस स्ट्रेन के बैक्टीरिया चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। फिर से समझ लीजिए, ग्रिफिथ ने 1920 में प्रमाणित किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। उन्होंने निमोनिया रोग के बैक्टीरिया, चूँकि जानते हो जो निमोनिया रोग है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है, तो इसके इन्होंने 2 स्ट्रेन लिए, 2 स्ट्रेन ले लिया, एक ले लिया यस और दूसरा ले लिया आर। बात समझिएगा हमारी। जो यस स्ट्रेन है वो क्या करता है, वो रोग को काज करता है, किसमें, चूहे में। जब वो चूहे में एंटर करता है तो चूहे को हो जाता है निमोनिया और चूहा जाता है मर। जो दूसरा है आर स्ट्रेन, वो जब इंटर किया जाता है तो ये चूँकि अनुग्र है, तो इसके इंटर करने के पश्चात भी आराम से चूहा जो है वो जीवित रहता है। अब इन्होंने अपने प्रयोग में आगे जानते हो क्या किया, उन्होंने क्या किया कि चूँकि जो यस बैक्टीरिया है या यस स्ट्रेन का बैक्टीरिया है, इसको खूब ज़्यादा गर्म कर दिया। अब जब खूब ज़्यादा गर्म कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा। अब जब बैक्टीरिया मर चुका है, फिर इसको जब चूहे में इंटर कराया तो जो मरा हुआ बैक्टीरिया है वो चूहे में रोग को उत्पन्न
नहीं कर पाता और चूहा क्या होता है, जिंदा रहता है। पहले तो चूहा मर गया था, लेकिन जब उसको बैक्टीरिया मर गए और फिर उसको इंटर कराया तो चूहा में रोग वो नहीं हुआ और चूहा आराम से ज़िंदा रहा। फिर इन्होंने एक प्रयोग और दोहराया और उसमें क्या किया, जो ये गर्म किया हुआ यस स्ट्रेन का बैक्टीरिया था, गर्म किया हुआ यस स्ट्रेन का बैक्टीरिया था, इसको किसके साथ मिला लिया, आर स्ट्रेन के साथ। चूँकि आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया जो क्या हैं वो जीवित बैक्टीरिया हैं या सजीव बैक्टीरिया हैं, जबकि यस वाले क्या हो चुके हैं, यस वाले मर चुके हैं। अब क्या किया, आर और यस दोनों को मिलाया। यस वाले मरे हुए बैक्टीरिया हैं जबकि आर वाले जीवित बैक्टीरिया हैं, और आर वाले रोग को उत्पन्न नहीं करते हैं। अभी आगे भी समझाएंगे अच्छे से, लेकिन अभी आप समझिए, आर वाले जो है रोग को उत्पन्न नहीं करते हैं, यस वाले उत्पन्न करते थे, लेकिन जो मर चुके हैं वो उत्पन्न नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, जब इन दोनों को इंटर कराते हैं तो चूहे में रोग हो जाता है और चूहा मर जाता है। अर्थात कुछ ना कुछ इसमें क्या होता है कि जो आर है वो यस स्ट्रेन के रूप में रूपांतरित हो जाता है, और ये गुण किसको दर्शाता है, डीएनए को दर्शाता है कि डीएनए ही क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है और डीएनए में रूपांतरण का गुण होता है। चलिए इनके प्रयोग को देखते हैं। तो ये तो बात समझ आ गई कि इन्होंने 2 स्ट्रेन लिया, जिसमें से जो यस स्ट्रेन था वो रोग को उत्पन्न करता था, जबकि जो आर स्ट्रेन है वो निमोनिया रोग को उत्पन्न नहीं करता है। पहली बार में इन्होंने क्या किया, यस स्ट्रेन को चूहे में प्रवेश कराया और चूहा क्या हो गया, चूहे का काम तमाम हो गया, चूहा मर गया। नेक्स्ट है, जब उन्होंने आर स्ट्रेन अनुग्र स्ट्रेन को प्रवेश कराया तो चूंकि ये रोग को काज नहीं करता है तो चूहा क्या रहा, जीवित रहा, टनाटन घूमता रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या करेंगे, अब इन्होंने क्या करना है, आपको पहले हमने समझाया, क्या करेंगे, ये गर्म करेंगे। किससे, यस स्ट्रेन को गर्म करेंगे। तो ग्रिफिथ ने यस स्टोन के जीवाणु को गर्म किया, जिससे वह क्या हो गए, मर गए। कौन मर गया, जीवाणु मर गए, ज़्यादा गर्म कर दिया ना तो जीवाणु मर गए। अब मृत यस स्ट्रेन जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराने पर चूहा कैसा रहा, जीवित रहा। चूँकि अब वो मर चुके हैं जीवाणु तो वो तो निमोनिया काज करेंगे नहीं, तो चूहा आराम से घूमता रहा, कुछ दिक्कत नहीं हुई। लेकिन परंतु जब मृत यस स्ट्रोन, मरा हुआ जो जीवाणु था यस स्ट्रेन का एवं आर स्ट्रेन जीवाणु के मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराया जाता है तो चूहा मर जाता है, अर्थात उसमें निमोनिया रोग हो जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं, यस स्ट्रेन ताप से मृत, अर्थात खूब ज़्यादा गर्म करने से जो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो मर चुका है, और उसे जब चूहा में स्थानांतरित किया जाता है तो चूहा क्या रहता है, जीवित रहता है। क्योंकि जो मरा हुआ था यस स्ट्रेन बैक्टीरिया वो तो रोग काज नहीं कर सकता, लेकिन क्या हुआ, यस स्ट्रेन जो ताप से मृत था उसको, और आर स्ट्रेन को जब इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन जो कि जीवित अवस्था में है और ये रोग को काज नहीं करता था, इन दोनों के मिश्रण को जब चूहे में स्थानांतरित कराया तो चूहा मर गया। और इससे ग्रिफिथ ने क्या निष्कर्ष निकाला ये भी देख लेते हैं। इससे ग्रिफिथ ने यह निष्कर्ष निकाला कि मृत यस स्ट्रेन बैक्टीरिया से सजीव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोई ऐसा पदार्थ पारगत हुआ जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को यस स्ट्रेन बैक्टीरिया में रूपांतरित कर देता है, और वो कोई और पदार्थ नहीं, वो था डीएनए। तो आई होप ये प्रयोग आपको ज़रूर समझ आ गया होगा, और इस प्रयोग को आप अच्छे से 1-2 बार में ज़रूर तैयार कर लें। इसके आगे के भाग में हम इसके जो बचे हुए दोनों प्रयोगों को समझेंगे, और चैनल पे हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो जितने भी पिछले लेसन हैं उनको भी जब भी आपको खाली समय मिलता है या जब भी आप बैठते हैं पढ़ने तो एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें। साथ साथ में जो नोट्स बनवा रहे हैं उस नोट्स को भी पढ़ते रहें, क्योंकि समय कम है और तैयारी में जितना हो सके उतनी मेहनत आप करिए, जिससे कि जो बायोलॉजी में हमने टारगेट रखा है 95+ का टारगेट, वो ज़रूर आप अचीव कर सकें। इसी में मुझे बेहद खुशी प्राप्त होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूँ ही पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।